माशाअल्लाह, मेरा पोता तो बिल्कुल अपने बाप पे ही चला गया है। दादाजी ज़ियान के साथ खेलने की कोशिश करते थे और ज़ियान थोड़ी देर में ही रोना शुरू कर देता था। 1 महीने से इन दोनों की अब तक नहीं बनी। शकूर, उसे उसकी माँ के ही हवाले लेकर आओ, कराओ। बाप की तरह ये भी मुझसे लड़ता ही रहता है। दादाजी ज़ियान को उठाते बोले, जो गला फाड़ कर रो रहा था। इतने में ज़ैबा खुद ही आ गई। ज़ियान की आवाज़ सुनकर आते ही उसे उठा लिया। बारहान कब आएगा? कुछ दिन ही रुका था और फिर चला गया। दादाजी ने पूछा, जी वो वहाँ बिजनेस अब खत्म कर दे ना, तो कुछ दिन लग जाएंगे। इसे तो वो कुछ भी नहीं बता कर गया था। हाँ, बारहान आ जाए फिर ज़ियान की मरहूम माँ के घर वालों के पास जाकर अफसोस कराएंगे। दादाजी ने कहा तो ज़ैबा सटपटा गई। वो क्यों? वो मेरा मतलब है, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, दुनियादारी का तकाजा है। दादाजी ने कहा, ये नहीं हो सकता। ज़ैबा तो गड़बड़ा गई। क्यों? दादाजी को कुछ अजीब सा लगा। वो क्योंकि उसके घर वाले यहाँ नहीं रहते ना, वो तो किसी दूसरे शहर से थी, बहुत दूर। आप नहीं जा सकते ना? ज़ैबा ने फट से बहाना बनाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। दादाजी ने उसकी बात समझते कहा, अच्छा ज़ियान को भूख लगी है। ज़ैबा ज़ियान को लिए चली गई। दादाजी, मेरे को कोई गड़बड़ लगती है। ज़ैबा का उड़ा हुआ रंग देखकर पास खड़े शकूर ने अंदाजा लगाया। और कुछ नहीं है, अपने अंदाजे अपने पास रखो। ओ, कुछ नहीं है, अपने अंदाज अपने पास रखो। बारान साहब का मूड इस बार कुछ अच्छा नहीं था। बेगम साहबा का भी यही हाल है। दोनों पहले की तरह खुश नहीं लग रहे। अब तो बच्चा भी है, तीसरा बंदा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, सोचने वाले अंदाज में थोड़ी के नीचे हाथ रखते कहा शकूर ने। दादाजी को उसकी कहानी समझ नहीं आई। बस कर दे तू, तो तेरी बातें खोजी से कम नहीं है। पहले तो दादाजी भी सोच में पड़े, फिर झिड़क दिया। बुशरा तो थक कर आज फिर घर लौटी थी। कितने दिन हो गए थे, कितनी ही कंपनियों में अपनी सीवी के लिए घूम रही थी, मगर कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी, या तो बहुत ही कम सैलरी होती। इतने में तो उसका गुजारा नहीं था। क्या हुआ, थक गई? अनुषा उसका खाना लिए कमरे में आई। हाँ, कुफत से कहा, मेरी वजह से तुम्हें काम करना पड़ रहा है ना, वरना तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो शादी करके बच्चा पाल रही है, कोस तो रही होंगी मुझे। अनुषा ने शर्मिंदगी से कहा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुद को क्यों दोष दे रही हो? मायूसी से कहा था बुशरा ने। अच्छा, तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। तुम रहने दो, मैं बना लूंगी खुद ही, आराम कर लो जाकर। उसे देखते बुशरा ने कहा, जो अपनी हालत की वजह से थकी थकी सी लग रही थी। तो अनुषा चली गई। खाना खाने के बाद मोबाइल उठाया। आज सारा दिन टाइम ही नहीं लगा था। उस वक्त उसका एक ही काम होता था, जियान की तस्वीरों को देखते रहना, उसके गुजारे हुए यादगार लम्हे सोचते रहना। उसकी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई थी उसने अपने मोबाइल में। कुछ मैसेजेस भी आए हुए थे जो उसने खोले नहीं थे। मैसेजेस चेक किए तो उसकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, ये मैसेज आया हुआ था। ये देखकर वो हैरान हुई थी। बारान को उसकी सैलरी अब तक रोक देनी चाहिए थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। वो कश्मकश में पड़ गई थी कि क्या करे। मगर वो बारान की कंपनी में भी जॉब नहीं करना चाहती थी, ना ही उससे कोई बात करना चाहती थी। सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। बाला आखिर बुशरा को वहीं आना पड़ा जहां वो नहीं आना चाहती थी। सर, मिस बुशरा आई है। अच्छा, अहमद ने कॉल करते फौरन बारान को इत्तला दी थी। बारान ने उसे कहा हुआ था कि अगर बुशरा आए तो फौरन उसे इत्तला करे। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो शायद आए इसी उसकी कंपनी में। तो जो मैंने तुम्हें कहा था वही करना, बारान ने कहा। जी सर, कहते अहमद ने फोन रख दिया। थोड़ी देर में बुशरा उसके ऑफिस में आई। मे आई कम इन सर? यस, कैसी है आप मिस बुशरा? जी ठीक हूँ सर। वो सर, मैं जॉब के लिए आई थी, दोबारा से क्या पोस्ट खाली है तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर सकूँ फिर? बुशरा ने हिम्मत करके कहा था, जबकि उसका इरादा तो बिल्कुल भी ना था। मिस बुशरा, आपकी सीट खाली है, आप उसी सीट पर दोबारा बैठ सकती हैं, अहमद ने मुस्कुराते कहा। जी सर, बुशरा ने जैसे नासमझी में कहा।
मतलब कि आपने कौन सा रिजाइन किया था जॉब से? आप तो अभी भी कंपनी का हिस्सा है। बारान सर ने आपको किसी और कंपनी में भेज दिया था। अभी कुछ दिनों में पहले ही पीए की सीट खाली हुई, उसके लिए एक नई असिस्टेंट की जरूरत थी और इत्तेफाक से आप आ गई। अहमद ने उसे तफसील से समझाया। क्या? असिस्टेंट? सर, उसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं? बुशरा ने बुरा सा मुंह बनाते कहा। नहीं, अहमद ने एक लफ्जी जवाब दिया। बारान कब आएंगे? दानिस्ता तौर पर उसके मुंह से बारान निकल गया। फिर से अल्फाज की दुरुस्तगी की। बारान सर कब आएंगे? पता नहीं, वो तो बस आते जाते रहते हैं। 10 दिन बाद आए या 20 दिन, महीना भी श्योर नहीं है कि कब वो आए। अहमद ने जवाब दिया। ठीक है, बुशरा से सीरियस से अंदाज में कहती उठकर चली गई। वो तो एक वीक बाद आ जाएंगे, मगर बारान सर ने झूठ क्यों बोलने कहा बुशरा से? और उन्होंने जब खुद ही बुशरा को भेजा है तो बुशरा क्यों बारान सर का पूछ रही है? कुछ तो गड़बड़ है दोनों में। वो दोनों के ताने बाने जोड़ने लगा था। एक पहेली बन गए थे दोनों उसके लिए। बुशरा कंपनी से बाहर निकल आई थी। हाथ के इशारे से रिक्शा रोककर उसमें बैठ गई और सोचने लगी, जब बारान आ जाएगा तो कैसे सामना करेंगी उसका। वो नहीं करना चाहती थी दोबारा उसका सामना, मगर मजबूरी फिर से उसके सामने ला खड़ा करेंगी। मगर वो उसका कोई मजीद एहसान नहीं लेंगी। बस 6 महीने तक ही जॉब करेंगी और फिर हमेशा के लिए उससे अपने तमाम तर राब्ते मुंतका कर देंगी। मगर जियान, जियान का क्या ख्याल आते ही उसका दिल मिट्टी में आया था। ये दिन अपने बेटे के बगैर कैसे गुजारे हैं ये उसे ही पता था। इतने में उसका घर आ गया। रिक्शे वाले को पैसे देते घर में दाखिल हुई। सामने ही सलीम बैठा हुआ था, जो कि गुस्से में लग रहा था। उसके पास अम्मा और अनुषा भी बैठी हुई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम नौकरी नहीं करोगी, सलीम ने बुशरा को देखते हुए गुस्से से कहा। इस बात को लेकर अभी कुछ देर पहले अनुषा और अम्मा से भी वो भड़क चुका था। ये खुद ही नहीं मान रही। हमने तो कहा था मत करो हम पे एहसान, अम्मा फिर बोलने से बाज नहीं। सलीम ने अम्मा की तरफ घूर कर देखा तो मजीद बोलने से चुप कर गई। अनुषा तो सर झुकाए बैठी थी। मैं खुद ही जॉब कर रही हूँ सलीम भाई, इस घर की पेमेंट भी तो पूरी करनी है, वरना इस घर से भी जाएंगे सब। और पुराना घर तो रहा नहीं, तंज किया था अनुषा को देखते हुए, जो सर झुकाए बैठी थी। तो तुमने क्या ठेका उठा रखा है सबका? मैं अभी तक जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अपने आखिरी सांस तक इन लोगों को दरबदर नहीं होने दूंगा। अनुषा और अम्मा ने सलीम की जानिब देखा। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। अभी तुम्हारी सेहत का सवाल है, तुम काम नहीं कर सकते समझो। 4 दिन ये और कमा लेंगी तो कुछ चला नहीं जाएगा इसका। एक एक पाई लौटाएंगे इसकी। बस तुम एक बार मुकम्मल सेहत याब हो जाओ, अम्मा ने जज्बाती होते हुए कहा था। बुशरा कमरे में ही चली गई। मजीद ड्रामे का हिस्सा नहीं बन सकती थी और सलीम भी दामन छुड़ाकर घर से बाहर निकल गया। तुम ही समझाओ अपने शौहर को, ना करे जिद, अम्मा गुस्से से अनुषा से बोली, जो कब से चुप गुमसुम सी बैठी थी। जब आपकी नहीं सुन रहे तो मेरी क्या सुनेंगे? वो भी उठकर चली गई। बारान जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके पाकिस्तान वापस लौट जाना चाहता था। जब से उसे पता चला कि बुशरा वापस जॉब पे आ गई है, उससे तो रहा नहीं जा रहा था। एक हफ्ते में ही सारे काम निपटा कर जल्द अज जल्द पाकिस्तान जाने की तैयारियों में था। ज़ैबा ज़ियान को पाकिस्तान छोड़ आया था और यहाँ अपना सारा कारोबार खत्म करके हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर काम भी इसने बुशरा की वजह से शुरू किया था, मगर ज़ैबा ने उनके बीच में आकर सभी खत्म कर दिया। अब उसका यहाँ रहने का मकसद भी खत्म हो गया था। वो बुशरा को मनाएगा और उसे दोबारा अपने घर ले आएगा। बुशरा ने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। कितने बार राब्ते की कोशिश की, मगर नहीं हो सका था। अब तो समझो वो खुद ही उसके पास चल के आएंगी। आवान भी आज ही पाकिस्तान वापस आया था। वो जियान के साथ खेल रहा था। पहले ही दिन उसके जियान से दोस्ती हो गई थी और वो उसके साथ खेल रहा था। पास ही दादी भी बैठे मुस्कुरा रहे थे। शुक्र है इसकी किसी के साथ तो बनी, मेरे हाथों में तो जैसे कांटे हैं। जैसे ही उठाता हूँ तो रोने लग जाता है या मेरी दाढ़ी खींचने लग जाता है। दादी हंसते हुए बोले, शरारतों में तो बारान ही है, दूसरा मोडी भी इसी तरह है। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि बारान सबको पाकिस्तान ले आया है, इसलिए सारे काम जल्दी से निपटा कर मैं अपने भतीजे से मिलने चला आया। और इसकी माँ कहाँ है? आवान ने पूछा। वो किचन में होंगी, दादी ने जवाब दिया।
मैं ज़ैबा भाभी की नहीं, इसकी असली माँ की कह रहा हूँ, वो कहाँ है? इतने में ज़ैबा भी ऊपर आ गई। वो तो अपनी जगह साकत हो गई थी, कहीं आबा ने उसकी पोल ना खोल दे। वो तो बेचारी इसे पैदा करते ही इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। दादी ने अफसोस से कहा। व्हाट? ये किसने कहा आपको? आबान तो शौक हुआ था ये सुनकर कि आबान ने तो उसे रेहान ने तो उसे एक कोई ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं। वो दो बीवियों के उसके पास रोने रोता रहा। ज़ैबा की तरफ देखा था, उसके तो रंग उड़े थे। वो उसे देखती नजरें फेर गई। आबान को समझ आ रहा था कि उन्होंने दादी से झूठ बोला है। वो कुछ बोला नहीं। बारान 2 दिन में आ जाएगा, उससे ही सारी मालूमात लेगा। बुशरा ऑफिस से शाम को जल्दी निकल आई थी। काम कुछ ज्यादा खास नहीं था, मगर उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था। सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी कि शायद वहां से रिक्शा मिल जाए। अभी आधी सड़क क्रॉस की थी कि किसी गाड़ी से जा टकराई थी। मुकाबिल ने सामने किसी को आता हुआ देख बरवक्त ब्रेक लगाई थी। बुशरा गाड़ी से टकराती नीचे जमीन पे जा गिरी थी। उसके हाथ में पकड़ी फाइल्स बिखर चुकी थी, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जमीन पे गिरने की वजह से बाजू और घुटने रगड़े रगड़े लगी थी। उफ! सिसकते अपने फाइल्स उठाकर खड़ी हो गई। मुकाबिल भी फट से गाड़ी से बाहर आया। आई एम सो सॉरी, आप अचानक से सामने आई, मुझे पता नहीं लगा। चोट तो नहीं लगी आपको? सॉरी, वो दांत पीसते बोली। अभी अपनी लैंड क्रॉस से मुझे मारने लगे थे। अमीर हो तो क्या किसी पे भी अपनी गाड़ी चढ़ा दोगे? वो आपे से बाहर हो गई थी। वो तो बस उसकी आंखों में खोस आ गया। उसका गुस्सेला चेहरा एक पल के लिए साकत कर गया था उसे। सफेद चादर पे काले धागे का हल्का सा शीशों वाला काम था, ओढ़े हुए थी, जिसमें उसकी सफेद रंगत दमक रही थी। गुस्से में उसका चेहरा लाल अनारी हो रहा था। वो जाने लगी तो अबान उसके आगे आ गया। आपको चोट लगी है, आप हॉस्पिटल चले मैं मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूं मैं, आगे से हटे मेरे। वो गुस्से से इधर उधर देखती बोली उसे। बीच सड़क चलती गाड़ियों के दरमियान खड़े थे दोनों। उसके घुटने पे लगी थी चोट, चलने में लड़खड़ाहट थी, एक कदम भी बामुश्किल चल पाई थी। देखिए मिस, जो भी है आप, इस वक्त आपका हॉस्पिटल जाना जरूरी है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं आपको हिलने नहीं दूंगा यहाँ से। आबान भी अपनी जिद का पक्का था। वो उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया। बुशरा को उस पे गुस्सा तो बेहद आया था, मगर चारों न चार उसकी गाड़ी की तरफ चल दी। आबान ने बैक सीट का दरवाजा खोल दिया उसके लिए। वो उसे घूरते हुए बैठ गई। उसकी घुरी पे आबाद मुस्कुराया, दरवाजा बंद करते ड्राइविंग सीट पे आ गया। हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर ने उसकी बैंडेज की थी। बाजू पे खरोच आई थी, गिरने से घुटने पे कुछ चोट लगी थी। पेन किलर का इंजेक्शन दिया था उसे और साथ में कुछ अद्वियात भी दी। चले बाहर का रास्ता दिखाते, आबाद ने कहा। वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। सुर सफेद रंगत, हल्की सी चेहरे पे दाढ़ी, ब्राउन सिल्की बाल जो उसके माथे पे बिखरे थे। ऑफ वाइट टी शर्ट से नजर आते कसरती बाजू, ब्राउन ट्राउजर के नीचे महंगे ब्रांडेड ऑफ वाइट जॉगर्स। वो हर आती जाती लड़की की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था। सिवाय इसके, मैं चली जाऊंगी। बाहर निकलते दूसरी तरफ रुख मोड़ते कहा था बुशरा ने। आबान फिर से उसके सामने आया। अब क्या है? गुस्से से चिल्लाते बोली थी। आहिस्ता मैडम, कदर ऊंची आवाज से वो बोला। देखिए, आप कैसे घर जा सकती है अकेले? आपको चोट लगी है, मैं छोड़ देता हूँ। ये मेरे जुड़े हाथ। जोर जोर से उसके आगे हाथ जोड़े बोली। पीछा छोड़ दे मेरा, कुछ नहीं हुआ मुझे, पाँव सलामत है मेरे, टूटे नहीं है, मैं चलकर भी घर जा सकती हूँ। गुस्से से लाल पीली हो गई थी। मैं सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ बस। अमीर है तो क्या लड़की का भला करने चलेंगे? यहाँ सड़क पे 20 लड़कियां घूम रही है, किसी को भी जाकर घर छोड़ा है, खुशी खुशी जाएंगी आपके साथ। गुस्से से कहती आगे बढ़ गई। एक तो ये कि आप में अमीर का राग अलापना छोड़ दे, समझ क्यों नहीं आ रही? हेल्प कर रहा हूँ आपकी। मेरी कार से आपका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ आपको घर छोड़ देता हूँ, वरना मुझे सारी जिंदगी यही गिल्ट रहेगा कि एक निहत्थी लड़की को कार से टक्कर मारकर बीच चौराहे पर ही तन तनहा छोड़ दिया। पता नहीं बेचारी के साथ क्या बना होगा, घर पहुंची भी होंगी कि नहीं, या किसी और गाड़ी के नीचे आ गई होंगी। बस बस, वो बस ख्याली पुलाव पकाता बोले ही जा रहा था। बुशरा ने उसकी बोलती बंद कराई। जी चले फिर?
आबान जल्दी से गाड़ी का बैक सीट दरवाजा खोलते हुए बोला। बुशरा को बैठना ही पड़ा था, वो भी इसकी तरह का जिद्दी और अड़ियल सा लगा था। जी तो रास्ता बताना पसंद करेंगी? वो चुपचाप बैठी थी। आबान ने गाड़ी स्टार्ट कर ली तो फिर उसने अपना पता बताया और उसने गाड़ी उसके घर की तरफ भी डाल दी। वो खामोशी से सामने देखकर गाड़ी चला रहा था, दोबारा कोई बात नहीं की थी। बुशरा ने भी उसकी तरफ देखने से गुरेज किया था। कुछ ही देर में वो उसके घर के सामने था। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, बुशरा ने गाड़ी से उतरते उसकी तरफ आते संजीदा अंदाज में कहा। शुक्रिया? वो भी इतना फीका सा? सही सलामत आपको घर तक पहुंचाया है। बंदा कोई चाय पानी का ही पूछ लेता। आबान ने शरीर से लहजे में कहा तो वो सोच में पड़ गई। क्या करे अब? चले, मेरी बहन चाय बहुत अच्छा बनाती है, तकल्लुफाना कहना पड़ा उसे। हाँ हाँ हाँ, रहने दे, मजाक कर रहा हूँ, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था आबान ने। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आ जाए, संजीदा मजाक में कहा था बुशरा ने। तो वो गाड़ी से उतर आया। अच्छा, फिर इतना इंसिस्ट कर रही है तो पी लेते हैं चाय। बुशरा घर के अंदर दाखिल हुई, वो भी उसके पीछे ही घर के अंदर दाखिल हुआ। बुशरा के साथ एक अनजान खुबरू मर्द को दाखिल होता देख सामने बैठी अनुषा और अम्मा हैरानी में मुब्तला हुई। और बुशरा के माथे पे बैंडेज लगी हुई थी और कलाई पे पट्टी बंधी हुई देख अनुषा उसके पास आई। ये क्या हुआ है बुशरा? जी, इनका मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था, शी इज फाइन नाउ। आपकी बहन की मरहम पट्टी करवाकर सही सलामत घर ले आया हूँ, साथ खड़े आबान ने कहा। आप इनका शुक्रिया अदा करने के लिए घर ले आई हूँ, आप अच्छी सी चाय बनाए इनके लिए, मैं चेंज करके आई, बुशरा कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ी। आप बैठे ना प्लीज, पास पड़े सोफे की जानिब इशारा करते कहा अनुषा ने। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, काफी इनोसेंट है आपकी सिस्टर, आबान ने कहा मुस्कुराते हुए। इसीलिए तो शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप उसे घर तक ले आए। मेरी बहन तो वाकई बहुत मासूम है, अनुषा ने मुस्कुराते उसका जवाब दिया। अच्छा, मैं अभी आपके लिए अच्छी सी चाय लाई, कहते वो किचन के जानिब बढ़ी। अम्मा की नजरें तो बस आबान की तरफ अटकी हुई थी, वो उसकी खूबरू शख्सियत का मुकम्मल जायजा ले रही थी। आबान ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा था, मगर अम्मा की वही खोजती नजरें। थोड़ी ही देर में अनुषा चाय के साथ बहुत सारे लवाजमात लेकर आई। निम्को, बिस्किट, चिप्स वगैरह ट्रे सामने टेबल पे रखी। अरे ये क्या, सिर्फ चाय ही ले आती, आपने इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आबाद ने इतना कुछ देखते कहा। आप हमारे मेहमान हैं, इतना तो बनता है, आप ले ना कुछ, उसे सिर्फ चाय उठाता हुआ देख बोली। अम्मा तो चली गई वहां से, वरना वो कुछ बोले बिना नहीं रह पाएंगी। ये, आबाद ने उनकी तरफ जाते इशारा करते पूछा। ये मेरी सास है, अनुषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपका नाम पूछ सकता हूँ? चाय का सीप लेते पूछा। मेरा नाम अनुषा है और मेरे दो बच्चे हैं, अनुषा ने अपना पूरा तारुफ करवाया। और वो जो मिस अंदर गई है उनका क्या नाम है? इशारा बुशरा की जानिब था। अनुषा की तो हंसी छूट गई थी इसकी बात पे। क्या हुआ, मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? अबान खजल सा हुआ था। कमाल है, उसे हॉस्पिटल लेके गए, घर भी छोड़ने आ गए और अब तक नाम नहीं पूछा। अपनी हंसी कंट्रोल करती बोली, वो तो मैं मेरे बात बात पे गले पड़ रही थी, कैसे पूछता नाम? उसका नाम बुशरा है, फिर अनुषा ने बताया। नाइस नेम, आबाद ने कहा। मगर उसे अपना नाम भी बहुत ही आम और सादा सा लगता है, अनुषा ने कहा। सादगी ही असल खूबसूरत होती है, चाहे नाम हो या इंसान। मगर ये मिस बुशरा हमेशा ही सीरियस रहती है? नहीं, ऐसी तो नहीं थी, बल्कि बहुत ही जिंदा दिल और खुश रहने वाली लड़की थी। मगर हालात ने ऐसा बना दिया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, पूरे घर का बोझ अकेली ही उठाया हुआ है। वरना ये तो सिंड्रेला बनी अपने शहजादे के ख्वाबों में गुम रहती थी। कोई अमीर सा खूबसूरत सा शहजादा उसकी जिंदगी में आएगा। बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे उसके, जो मजबूरियों तले दब गए। सारे घर के अखराजात मेरे शौहर के कैंसर का इलाज का जिम्मा अकेली नहीं उठाया हुआ है। हमारे लिए तो एक मजबूत सहारा बन गई थी, मगर खुद शायद अंदर से टूट गई है। अनुषा ने रंजीदा होते उसकी दास्तान सुनाई। सामने बुशरा फ्रेश होकर बाहर कमरे में आई। लाइट पिंक सादा सा सूट पहने सलीके से सर पे दुपट्टा ओढ़ती बाहर आई। आबान उसे देखता खड़ा हुआ। थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, कहते वो बाहर की जानिब बढ़ा।
बुशरा, जाओ इसे दरवाजे तक छोड़कर आओ, अनुषा ने उसके पास आते कहा। तो बुशरा उसके पीछे चल दी। शुक्रिया आपका। आबान ने पीछे मुड़कर देखा बुशरा की आवाज सुनते ही। जी। शुक्रिया आपका बैंडेज करवाने और घर छोड़ने का, बुशरा ने अपनी बात दोबारा दोहराई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब नेक्स्ट कब आएंगी मेरी गाड़ी के नीचे, आबाद ने शरारती अंदाज में कहा। जी, बुशरा के मुंह से अचानक निकला उसकी बेतुकी बात सुनकर। तो वो हंस पड़ा और गाड़ी में बैठ गया। वो दरवाजा बंद करती अंदर आ गई। लड़का तो बहुत हैंडसम, खूबसूरत, डैशिंग, एकदम हीरो है। अनुषा ने उसे देखते एक्साइटेड वाले मूड में कहा। होगा। तुम्हें क्यों शौक चढ़ गया है उसे देखकर, उसने फीके से अंदाज में कहा। तुम्हारे लिए कहा है, परफेक्ट लगेगा तुम्हारे साथ, उसे छेड़ते हुए बोली। तो बुशरा का पारा चढ़ गया। प्लीज अभी होश के नाखून ले, कहाँ वो और कहाँ हम, कुछ तो सोच लिया करे बोलने से पहले। जरूरी नहीं कि जो दिखने में खूबसूरत हो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत हो। उसे बारान का ख्याल आया। अच्छा, मैं तो बस वैसे ही तुम्हें छेड़ रही थी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। अनुषा ने उसे के एकदम इतने गुस्से में आ जाने की वजह से बात बदल दी। तो बुशरा अपना गुस्से को कंट्रोल करती कमरे में चली गई। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों करने लगी है इसके जाते, अनुषा ने सोचते हुए कहा। कमरे में आते ही इधर से उधर टहलने लगी। पहले ऐसी खूबरू शख्सियत ने उसकी लाइफ तबाह की, तो अब वो किसी और के काबिल भी नहीं रही। सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पिछला गुजरा हुआ बारान के साथ वक्त याद आने लगा। अपने आंसू रगड़कर साफ किए थे। वो नहीं याद करना चाहती थी उसे। आबान गाड़ी चला रहा था, मगर उसका ध्यान बुशरा के जानिब ही था। उसकी उदास आंखें, उसके अंदर का दुख भी बुशरा की मजबूरियों के आगे कम लग रहा था। 5 साल जिस मोहब्बत को खो जाने के गम में वो आज तक मना रहा था, क्या मजबूरियां, जिम्मेदारियां भी चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेती है। मगर उसके अंदर कोई और दुख भी है जो उसने सबसे छुपा रखा है। अगले दिन ऑफिस के बाद बुशरा उसी हॉस्पिटल में पहुंची जहां वो कल आबान के साथ आई थी। आज रिपोर्ट्स लेनी थी। कल अबान को पता चले बगैर उसने कुछ टेस्ट करवाए थे और उसकी रिपोर्ट्स आ जानी थी। रिपोर्ट्स लेते वो सीधा घर गई थी। आ गई तुम? अच्छा, तुम चेंज कर लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। आज इकट्ठे खाना खाएंगे सब, अनुषा उसे घर में दाखिल होता देख बोली। नहीं आपी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, जल्दी से कहते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। क्या हो गया तुम्हारी भूख को, कितने दिन हो गए ठीक से खा पी नहीं रही हो, चेहरा देखो इतना सा बन गया है। आज मैंने बिरयानी बनाई है, जल्दी आ जाओ चेंज करके। अनुषा ने उसे जरा सख्ती से टोका। अच्छा, मैं चेंज कर लूं, उसके रंग उड़े उसे लग रहे थे। अनुषा ने नोट्स किया, मगर खाने के बाद पूछने का इरादा किया, वरना ऐसे ही बिगड़ जाती और फिर खाना नहीं खाएंगी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगी थी। कमरे में आते अच्छे से दरवाजा बंद किया, बैग से रिपोर्ट निकाल कर पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ती गई उसके अवसान खता हो गए थे। वही हुआ आखिर जिसका डर था। आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। एक और नया इम्तिहान उसके लिए शुरू हो चुका था। अभी पहले मसले हल नहीं हो रहे थे, अब ये एक और नया मामला बन चुका था। क्या करेंगी अब वो, कैसे सामने करेंगी अनुषा का। अगर उसे पता चल गया तो इधर से उधर टहल रही थी, और बारान अगर उसे पता चल गया इस सब के बारे में तो क्या होगा। और जैबा, वो तो पहले ही उसकी दुश्मन बनी बैठी है। मगर क्या करे, अब ये सब उसके भी इख्तियार में नहीं था। उसके कमरे का दरवाजा बजा तो एकदम से चौंक गई। जल्दी रिपोर्ट को अलमारी में छुपा लिया। बुशरा खाला, मम्मा बुला रही है आपको, खाना खा ले। बाहर खड़े अल्तमश ने उसे आवाज दी। हाँ मैं आ रही हूँ, अपनी घबराहट पे काबू पाते बोली और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। खुद को नॉर्मल रखते वो कमरे से बाहर आई थी। अनुषा ने उसकी प्लेट में चावल डालकर उसके आगे रखे थे। बिरयानी से उठती इश्तिहा अंगेज खुशबू आज उसे अपनी तरफ मुतवज्जा न कर पाई। उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था खाने को। वो बस बेध्यानी में बैठी थी। वह मुश्किल एक दो चम्मच ही खा पाई थी। बुशरा, क्या हो गया है, ठीक से खा क्यों नहीं रही? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना बिरयानी, अनुषा बोली तो वो होश में आई थी। वो मैंने शाम में कुछ खा लिया था इसलिए भूख नहीं है, प्लेट प्रे प्रे करते वो उठ गई थी। तो कुछ और खा लो, अनुषा ने बगौर उसका चेहरा देखते कहा, जो जर्द पड़ रहा था। नहीं आप ही, दिल नहीं चाह रहा, वो कहते चली गई। अनुषा तो बस उसे देखती रह गई। सलीम दोनों बहनों को बस चुपचाप देख रहा था। वो अपना परहेजी खाना खा रहा था।
जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाए तो भूख मर ही जाती है, अनुषा को देखते तंजिया बोला था। बारान आज पाकिस्तान वापस आया था। रात को आबान और बारान लॉन में बैठे थे और आबान को इससे बात करने का मौका भी मिल गया। तुम्हारी दूसरी बीवी कब मर गई, तुमने बताया नहीं? जिंदा है, सही सलामत और इसी शहर में है। बारान ने उसे देखते कहा। तो फिर दादी को झूठ क्यों बोला, उनसे क्यों छुपाया? आबान को समझ नहीं आई इसकी। मैंने नहीं, ज़ैबा ने झूठ बोला और मैं सब बोल नहीं पाया। उसने बेबस होते कहा। क्यों सच नहीं बोला तुमने? आबान ने पूछा। क्योंकि उसे ज़ैबा ने घर से निकाल दिया था और वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ उसे मनाने, जब मान जाएंगी तभी उसे यहाँ लाऊंगा। बारान ने तफसीली जवाब दिया। ये अच्छा नहीं किया ज़ैबा भाभी ने, एक माँ से उसका बच्चा अलग कर दिया। बारान, और तुमने इतनी देर कर दी उसे मनाने में। मैं उसे कुछ टाइम देना चाहता था कि ताकि वो अपने और मेरे रिश्ते के बारे में सोच ले। बुशरा को सोचते हुए कहा था। क्यों, पसंद की शादी थी ना तुम्हारी, उसके साथ तो इतना टाइम क्यों सोचने के लिए? आबान उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं जानता था। बारान यहाँ पे सटपटा गया क्योंकि उसने उसे पूरा सच नहीं दिया था। मैंने उससे शादी करने में जरा जल्दी कर दी थी, इसलिए एक दूसरे के बारे में सोचने का मौका कम ही मिला था। ठीक है, जल्दी सुलझाओ अपने मामला, कहीं देर ना हो जाए, उसके कंधे पे हाथ रखते कहा और अंदर चला गया। पीछे बारात सोचता रहा, ये टेढ़ी खीर है, जल्दी मामलात नहीं संभलने वाले, क्योंकि ज़ैबा ने बहुत दुनिया पैदा कर दी दोनों के दरमियान। बुशरा, तुम क्यों छुपा रही हो मुझसे? अनुषा उसके पास बैठती हुई बोली। न न नहीं तो, वो तो एक पल के लिए घबरा गई। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान सी रहने लगी हो, ऑफिस से आके कमरे में बंद हो जाती हो। अनुषा उसका चेहरा उतरा हुआ चेहरा देखकर बोली। खाला तो अब पहले जैसी रही नहीं, हमारे साथ खेलती भी नहीं। पास बैठे अल्तमश ने बुशरा को देखते शिकवा कहा किया। देखो, बच्चे भी तुम्हारे बदले हुए तेवर नोट कर रहे। अगर तुम जॉब नहीं करना चाहती हो तो छोड़ दो, मगर अपना सुकून बर्बाद मत करो। अनुषा ने उसे प्यार से कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऑफिस में सारा दिन काम बहुत होता है, थक जाती हूँ। बुशरा ने बात को टालना चाहा। तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, कल का टाइम लिया है मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाना। अनुषा ने कहा तो गड़बड़ा कर बोली। मैं क्यों, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, कोई तो चले मेरे साथ। अम्मा ने तो मना कर दिया साथ चलने से। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मुश्किल है, आप सलीम भाई को साथ ले जाओ। अपनी घबराहट पर काबू पाती बोली और वहां से उठकर कमरे में आ गई। अनुषा पीछे सर हिलाती रह गई, पता नहीं क्या हो गया इसे। बुशरा ने फाइल्स तैयार की और उसे दिखाने अहमद के ऑफिस गई। सर, ये फाइल्स रेडी है, एक बार चेक कर ले। सामने देखा तो साख्त रह गई। बारान कुर्सी पर विराजमान, टांग पे टांग रखे बैठा हुआ था। ये बारान का ही ऑफिस था। बारान की गैर मौजूदगी में ये सीट अहमद संभालता था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि बारान वापस आ चुका है। बुशरा ने फाइल्स तैयार की और उसे दिखाने अहमद के ऑफिस गई। उस उसका दिल जैसे डूबकर उभरा था। दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। बारान को देखते अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। बारान बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। सादा सा लाइट पिंक सूट पहने, सर पे हमरंग दुपट्टा ओढ़े हुए, मेकअप से आ रही साफ शफाफ चेहरा, उदास आंखें। वो पहले ही उसी बुशरा नहीं थी जो पहली बार उसे ऑफिस में आई थी चहकते हुए। कैसी हो? अपनी कुर्सी से उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उसके जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। बहुत अच्छी हूँ, इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया था। लग तो नहीं रहा बदल गई हो। उसका चेहरा छूना चाहा था, मगर वो बिदक कर पीछे हटी थी। बारहान को यूं बावर करवाया जैसे वो उस पर तमाम इख्तियार खो चुका है। वो उसे बगौर देख रहा था, छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। उसका यूं बिदक के पीछे हटना उसे अच्छा न लगा था। चेहरे पे आती सुनहरी जुल्फों को अपने हाथ से पीछे करना चाहता था। उसके साफ शफाफ माथे पे अपने लब रखना चाहता था। दिल मचल उठा था उसकी कुर्बत के लिए। मैंने ये फाइल्स तैयार कर ली थी, अहमद सर ने कहा था आज रेडी चाहिए। सारी फाइल्स आपके आते नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। चेक कर लीजिए बारान सर। यूं बात की जैसे वो अजनबी हो उसके लिए। उसके अंदाज से, उसके बोलचाल से ऐसे लगा जैसे उसके साथ गुजारे हुए पल, वो वस्ल के लम्हे, वो सब फरामोश कर गई हो। उसने तो अपने बच्चे का हाल तक ना पूछा था।
और वो ऑफिस से निकल भी गई। वो जो उसके लिए मरे जा रहा था और उसे तो रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़ा था। हैरान था उसकी संगदिली पे। बुशरा ऑफिस से निकल आई थी, जब्त से उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। उसे अपना बच्चा याद आने लगा था। जियान को सोचते उसकी आंखों से मोती फिसलने लगे थे, मगर कोई उसके आंसुओं का सबब ना पूछ ले। फट से अपना दुपट्टे से साफ किए थे और काम पे ध्यान देने की कोशिश करने लगी, जो उससे हो नहीं पा रहा था। सारा दिन ऑफिस में बुशरा ने बारान से लाताल्लुकी ही बरती थी। ज़ैबा जियान को लॉन में लिए बैठी थी, तभी आबान भी वहीं आ गया। आजा मेरा सोना बेबी। जियान को उठाते आबान लाड करने लगा था उसके। तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो माशाल्लाह से ताया बन गए हो अब तो। ज़ैबा ने उसे देखते मुस्कुराते कहा। क्यों, मैं आपको सुकून में अच्छा नहीं लगता? वो उसे देखते हुए बोला। क्यों, शादी करके ज्यादा सुकून में हो जाऊंगी, बीवी होंगी, बच्चे होंगे। वो उसे छेड़ते हुए बोली। ध्यान ही काफी है बस मेरे लिए, मुझे नहीं करनी कोई शादी। शादी के नाम पे वो बस ऐसे ही बिगड़ जाता था। तुम्हारी अपनी औलाद भी तो होनी चाहिए। जैबा ने कहा। आपको बहुत प्यार है जियान से? वो जैबा को फिर जियान को देखते बोला। हाँ, बहुत ज्यादा। वो भी जियान की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोली। फिर उसे पैदा करने वाली माँ को कितनी मोहब्बत होंगी इससे। आबाद ने कहा तो जैबा के जैसे रंग बदल गए। क्यों झूठ बोला आपने दादी से? क्यों दूर किया उसकी माँ को उससे? वो कहीं और शादी करके फिर बच्चा पैदा कर लेंगी, जो मैं नहीं कर सकती। मैंने बस अपना घर और शौहर बचाया है इससे, जो वो छीन रही थी मुझसे। जैबा ने सख्त लहजे में अल्फाज अदा किए थे, जैसे उसे नफरत हो दूसरी औरत से। बारान वापस ले आएगा उसे। क्यों बारान की जिंदगी को मुश्किल कर रही है? नहीं, वो इस घर में नहीं आ सकती। जिंदगी मेरी मुश्किल कर दी है उस औरत ने। मुझसे एक प्यार करने वाला शौहर छीन लिया। वो जुनूनी अंदाज में बोली थी। बारान आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो अभी तक इसकी लाइफ में हो। उसके घर में बड़े ठाट से रह रही है। उसने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। ये आपका वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं। आबान कहते चला गया था वहां से। मैं इसे इस घर में और बारान की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, नकाहत से कहा था। मीटिंग हॉल में सब जमा थे। बारान ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसी हवाले से आज प्रेजेंटेशन देना था। सामने बुशरा खड़ी प्रोजेक्ट के हवाले से प्रेजेंटेशन दे रही थी। बारान की निगाहें बस बुशरा पे ही जमी हुई थी। इन 2 दिनों में बुशरा ने उसके साथ अजनबियत का ही रिश्ता रखा था। प्रेजेंटेशन मुकम्मल हुई तो बुशरा अपनी सीट पर बैठ गई। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ डिस्कशन हुई प्रोजेक्ट पे और फिर सबने जाना शुरू कर दिया। बुशरा नाहंजार सी वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। बारान ने भी महसूस किया वो ठीक नहीं लग रही। वो कुर्सी पर बैठा रहा। बुशरा भी जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठी, मगर उसे एकदम से ऐसा लगा जैसे जमीन गोल गोल घूमने लगी है और वो संभल ना पाई। इससे पहले कि वो जमीन बोस हो जाती, बारान ने फट से आगे बढ़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे गिरने से बचाया और उसे सीधा करते अपने सीने से लगा लिया। यूं लगा जैसे दिल को राहत मिल गई हो, बरसों का खोया सुकून पा लिया हो। बुशरा जब संभली तो फट से उससे अलग हुई, ऐसे जैसे किसी करंट को छू लिया और बिदक कर दूर हुई थी। मगर सर अभी भी भारी हो रहा था। बुशरा, तुम ठीक नहीं हो, बैठो, पहले पानी पियो। उसका हाथ पकड़ते फिर से अपने जानिब खींच लिया था। प्लीज सर, दूर रहे मुझसे, नकाहत से कहा था। तुम बैठो। जबरदस्ती उसे कुर्सी पे बिठाया और पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया। हॉस्पिटल चलते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बारान ने फिक्रमंद होते कहा। हॉस्पिटल के नाम पे उसे फंदा लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस सुबह नाश्ता नहीं किया था इसलिए वीकनेस हो रही। प्लीज आप छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। पानी का गिलास टेबल पे रखते वो उठ गई थी। क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ बुशरा? वो 2 कदम बढ़ी थी जब बारान ने पीछे से कहा। मैंने क्या किया?
जैसे अनजान बन गई हो। वापस आ जाओ प्लीज, क्या चाहती हो आखिर? क्यों इतना पराया कर दिया है तुमने मुझे? उससे कहा था, मगर जवाब उसके बिल्कुल बरअक्स आया था। सॉरी सर, मुझे अब इस बेबुनियाद रिश्ते से आजाद कर दे, मुझे आजादी चाहिए। आपने खुद ही कहा था बच्चे के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे और मैं जब चाहे आपसे डिवोर्स ले सकती हूँ। इसलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो इस रिश्ते को भी अब खत्म कर देना ही बेहतर है। सपाट लहजे में कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बारान ने बुझे दिल से पूछा। जी, एक लफ्जी जवाब देते चली गई। बारान को लगा जैसे उसके सर पे कोई भारी चीज का वार किया गया। एकदम से सर में तेज दर्द शुरू हो गया था। वो जो उसके पीछे मरा जा रहा था, कितनी पत्थर दिल निकली। क्या इन 1.5 साल में उसका दिल जरा मौम न हुआ? उसके लिए वो वाकई अपनी बात पे कायम रही। वही पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी खातिर वो अपनी मोहब्बत भी दांव पे लगा गया। आज उसे एहसास हो रहा था कि ज़ैबा को कितना हर्ट कर चुका है इसके पीछे। इसे भी अपनी बात पे कायम रहना चाहिए था। फिर कुछ सोचते हुए वो ऑफिस में आया। ऑफिस में आते ही उसने वकील को कॉल लगाई। अब तुम किधर चल दिए? मुद्दों तो बात तो शक्ल देखने को मिलती है तुम्हारी, और फिर सामान बंद करके चल दिए। दादी, अब काम भी करना है, तुर्की वापस जाना है, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। काम का बर्डन बहुत बढ़ चुका है, मैं दोबारा आऊंगा जल्दी। कंधे पे बैग डाले वो दादी को समझाते हुए बोला। जाओ भाई जाओ, दादी ने नाराजगी से कहा। अब ऐसे क्यों मूड बना रहे हैं? पहले शादी के लिए हाँ करके जाओ, वो मुड़ी अंदाज में बोले। क्या आप शादी कर रहे हैं दादाजी? इस उम्र में कोई बुढ़िया ढूंढ ली है, आवाज ने दादाजी को छेड़ते हुए कहा। ओ पुत्र, तेरी बात कर रहा हूँ, मेरी तो कब्र में टांगे। सारी उम्र तुम लोगों के लिए अकेले जिंदगी गुजार दी मैंने, अब इस उम्र में लोग कहेंगे बुड्ढे को क्या शौक चढ़ गया। दादाजी ने भी उसी टून में जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, आप जरा हुक्म तो करो, हम आपके साथ है। फिर देखना शादी का मौजू फिर से मजाक में गोल कर गया। जाओ तुम मेरा सर ना खाओ, दादाजी तंग आते कहा। तो वो हंसते चल दी। ये तो मुझे लगता है छड़ा ही रह जाएगा। छोटा ना बाल बच्चों वाला हो गया है। इस बार वो अकेला नहीं जा रहा था, एक नया एहसास था जो साथ लिए जा रहा था। वो परदेश तो आ गया था, मगर उसका दिल अभी भी पीछे ही लगा हुआ था। मिराल की यादें हर पल उसका पीछा करती रहती। जब भी सोने के लिए लेटता तो उसके चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाजें सुनाई देने लगती, जैसे वो उसे पुकार रही हो। उसका बस नहीं चलता वो उसी लम्हों में रो दोबारा लौट जाए और मिराल को पहाड़ों से गिरने से बचा ले। काश कि उसके पास कोई टाइम मशीन होती और वो वक्त को दोबारा से पीछे ले जाता और मंजर ही बदल देता। जैसे जिस पल जिस उसकी मिराल उससे दूर हुई थी। जब से वो बुशरा से मिला, उसे मिराल की आवाजें आना बंद हो गई थी। वो जब भी सोने लेटता था, वो उदास आके गुस्से से भरा चेहरा उसके सामने आ जाता था। आज वो पेंटिंग बनाने लगा तो उसे पता ही नहीं लगा वो बुशरा की पेंटिंग बना गया। वो कमरा जहाँ मीनाल की पेंटिंग की तस्वीरों से भरा भरा था, आज वहाँ एक नया चेहरा आ गया। वो तो खुद हैरान हो रहा था। ये सब उसके साथ क्या हो रहा है? क्यों उसका दिल अब यहाँ नहीं लग रहा? उसका दिल फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे फिर से मोहब्बत हो गई, मगर ये मोहब्बत तो पहली मोहब्बत से भी ज्यादा दर्द देने वाली है उसे। बारान मायूस सा घर लौटा था। बुशरा को छोड़ने का फैसला बहुत मुश्किल से किया था। अगर वो आजाद हो जाना चाहती है तो उसे आजाद कर देना चाहिए। किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती बांध कर नहीं रखना चाहिए। वो जब से पाकिस्तान आया था, ज़ैबा के साथ उसका रवैया लिया दिया सा ही था। सिर्फ जियान की हद तक ही उनकी बातचीत थी। ज़ैबा ने भी कोशिश नहीं की थी उससे बात करने की। इन दोनों के दरमियान दूरियों का सबब बुशरा को ही समझती थी। जैब, बहुत दिनों बाद पुकारा था बारान ने उसे इस नाम से। वो हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। जी। जयान सो गया। वो फ्रेश होकर बेड पर क्राउन से टेक लगाकर बैठा था। ज़ैबा कमरे से जाने लगी थी जब उसने आवाज दी। जी नहीं, वो दादी के साथ है। आप किधर जा रही है? सीधा होकर बैठा था। ओ मामा, मैं खाना लगाने, दादी ने कहा था आप जब आएंगे तो साथ खाना खाएंगे। वो भी हैरान थी कि ये तो वही पुराना बारान है, वही पुराना लहजा।
ऐसे क्या देख रही हो? आंखों में वही पुरानी चमक थी, उसे देखते आ जाती थी। वो जो सबसे पहले थी उसके लिए कुछ नहीं। अपने वही पुराने बारान को देख रही हूँ। क्या ये वही है या मेरा वहम? वही अपनी जगह पे जमी खड़ी थी। बारान चलकर आहिस्तगी से उसकी तरफ आया था और उसे अपने सीने से लगा लिया था। ये उसकी पहली मोहब्बत थी जिसके लिए उसने 8 साल का इंतजार किया। उसके बचपन की मोहब्बत जिसके ठुकराए जाने का गम कई साल तक ऐसे फरामोश कर गया था। वो उसे कितना दिल दुखाया था। जितनी मोहब्बत की थी उतना दुख भी पहुंचाया था। कैसी मोहब्बत थी ये, खुदगर्ज बेहिस्सा की आग भीग गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका बारात उसकी तरफ लौट आया है। बारात ने यूं ही अपने साथ लगाए रखा, कहीं लम्हे यूं ही बीत गए। जियान की रोने की आवाज आने लगी थी। जैबा अलग हुई। उससे जियान रो रहा है, मैं उसे देख लूं, वो कहती निकल गई कमरे से। बुशरा अपने कमरे में थी। आज वो दिन में बारात से हुई बात के बारे में सोच रही थी। वो सोच चुकी थी अब वो कहीं और जॉब तलाश कर लेंगी। बारात से डिवोर्स का मुतालबा भी कर दिया है। वो किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहती थी, मगर एक और भी परेशानी थी उसे कि अब उसका क्या करेंगी कि एक और वजूद उसके अंदर पल रहा है। अब वो मजीद देर भी नहीं छुपा सकेंगी। ये बात तो उसके किरदार को दागदार कर जाएगी। वो किसी सूरत भी बारात के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। बुशरा, बुशरा, अनुषा हांफती कांपती हुई आई थी उसके कमरे में। क्या हुआ आपी? बुशरा, सलीम की अचानक तबीयत खराब हो गई, फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा उन्हें। वो परेशानी से बोली। आप परेशान न हो, सलीम भाई को संभाले, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। सलीम को एकदम से खांसी शुरू हुई थी और खांसते हुए मुंह से खून निकल रहा था। उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दी, मगर वो जांबाज ना रह सका और जिंदगी की बाजी हार गया। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। हम आपके हस्बैंड को नहीं बचा सके। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका था। उनके पास वक्त पहले ही बहुत कम था। डॉक्टर जैसे जैसे बोलता जा रहा था, अनुषा और बुशरा को तो लगा जैसे उनके सर पे आसमान आ गिरा हो। नहीं नहीं, अनुषा की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। बुशरा, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे सलीम को कुछ नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे बातें कर रहे थे। ये झूठ बोल रहे हैं, अनुषा। अनुषा चिल्ला रही थी। बुशरा, ये तो खुद जैसे कोई सकता तारी हो गया था उसे। खामोश खड़ी थी। अनुषा ने उसे हिलाकर कहा, बुशरा बचा लो मेरे शौहर को, हम उसे दूसरे हॉस्पिटल लेके चलते। बुशरा के आंसू टप टप बहने लगे थे। ये क्या हो गया था? अनुषा को गले से लगाया था। समझ नहीं आ रहा था कैसे तसल्ली दे उसे। उसे तो लग रहा था जैसे आज सही मायनों में यतीम हो गई है। बुशरा, बुशरा, मेरे बच्चे यतीम हो गए। उसका क्या कसूर था जिसके आने से पहले इसका बाप चल बसा? अपने पेट पे हाथ रखते कहा, जो दुनिया में जो नया वजूद उसके अंदर पल रहा था। आप ही हौसला रखे पल, प्लीज। आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अपने बच्चों की खातिर आपको मजबूत बनना होगा। दिलासा देने के लिए उसके पास भी अल्फाज कम पड़ गए थे। घर के सामने एम्बुलेंस रुकी थी। अम्मा सूरतें पढ़ पढ़ कर अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। एम्बुलेंस की हॉर्न की आवाज कान में गूंजी। उनके दिल को कुछ हुआ था। दोनों बच्चे भी अम्मा के साथ बैठे थे। बुशरा और अनुषा सलीम की लाश लिए निकली थी एम्बुलेंस से। अम्मा के सामने जब अपने बेटे का बेजान वजूद आया तो तड़प उठी थी। आह वो बका, चीख वो पुकार सुनते ही सारा मोहल्ला जमा हो गया था। अनुषा और अम्मा सलीम की चारपाई के साथ लगकर बैठी बेन कर रही थी। पास मासूम बच्चे खड़े आंसू बहा रहे थे। बुशरा खामोशी से दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। रात का वक्त था, मगर इस घर का वो वाहिद सहारा थी जिसमें जैसे ही हिम्मत करनी थी। सलीम के रिश्तेदारों को इत्तला दी। अहले मोहल्ले ने उनका साथ सुबह तक तदफीन के इंतजाम करवाए। बारात सुबह ऑफिस आया तो बुशरा नहीं आई थी। आज अहमद ऑफिस में आया। आज बुशरा नहीं आई, फाइल्स देखते मसरूफ से अंदाज में बोला था। नहीं सर, उसकी सिस्टर के हस्बैंड की कल रात डेथ हो गई है, आज जनाजा है। तो सर, ऑफिस से कुछ लोग भी जा रहे, मैं भी। अहमद ने अफसरदगी से कहा।
व्हाट? और बुशरा ने मुझे क्यों नहीं बताया? बुशरा ने मुझे इतना पराया कर दिया, ये बात उसने दिल में सोची। कब है जनाजा? बारान ने पूछा। 12 बजे, अभी 10 बज गए, अहमद ने कहा और चला गया। बारह ने सोचा उसे जाना चाहिए, भले उनका ताल्लुक खत्म होने वाला है मगर वो अभी भी उसकी बीवी है। उसे जाना चाहिए, उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ होना चाहिए। बुशरा ने तो इतना तो उसे बताया था कि वो अपने बहन के साथ रहती है, उसका वाहिद सहारा उसके बहनोई ही थे। बारान भी ऑफिस वालों के साथ ही बुशरा के घर पहुंचा था। बाहर गली में मर्दों के इंतजाम किया गया था। वो किसी को नहीं जानता था। ब्लैक थ्री पीस पहने हुए वो इस वक्त लोग वहां जमा आ जा रहे थे। सलीम के जनाजे के पास अम्मा और अपना जवान बेटे को मातम कर रही थी। अनुषा अपने शौहर को रो रही थी। बच्चे भी अपने बाप की चारपाई से लगे बैठे थे। 7 साल अल्तमश सिस्कियों से रो रहा था। अरीहा 5 साल की थी मगर इतना जानती थी उसका बाप अलग हो चुका है उनसे। बुशरा काला सूट पहने दीवार के साथ लगकर साइड पे सोगवार सी बैठी थी। खामोश आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसकी इतनी कुर्बानियों ने भी सलीम की जान ना बचा सकी थी। जनाजा उठाने के लिए मर्द घर के अंदर दाखिल हुए थे। बारान भी उनके साथ था। उसकी नजर बुशरा पर पड़ी जो सबसे परे बैठी आंसू बहा रही थी। वहां पास वो औरतें बुशरा के बारे में बात कर रही थी। बारान के कानों में भी उनकी आवाजें पड़ी। अरे कोई बुशरा को भी देख ले, साइड पे लगी पड़ी है, उसे ना कुछ हो जाए। बेचारी ने बहुत मेहनत की, बहुत की थी बहनोई की जान बच जाए। दिन रात एक करके पैसा कमाया इलाज के लिए, बस इसकी जिंदगी इतनी थी। परदेश भी अकेली जाकर नौकरी की है उसने अपनी बहन का सुहाग बचा सके। एक और औरत बोली जिनका उनके घर आना जाना था, जो उनके घर की भेद जानती थी। बारान के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो उसे लगा जैसे उसके पैरों से जमीन निकल गई। उसी वक्त कलमा पढ़ते हुए जनाजा उठा लिया गया। बुशरा ने फट से सामने देखा। सलीम भाई, शिक्षक से बोलकर उठी थी, तभी उसकी नजर बारान पे पड़ी जो उसे देख रहा था, फिर जनाजे में शामिल हो गया। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? अनुषा तो बेहोश हो गई थी। बुशरा का भी सर चकरा गया। पास खड़ी औरतों ने उसे संभाला। बारान जनाजे से होकर सीधा ऑफिस आया था। उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही थी। बेचारी ने मेहनत तो बहुत की थी बहनोई की जान बच जाए। दिन रात एक करके पैसा कमाया इलाज के लिए, बस इसकी जिंदगी ही इतनी थी। परदेश भी अकेली जाकर नौकरी की उसने अपनी बहन का सुहाग बचा सके। उसे उस वक्त तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से कितनी कराहत हो रही थी खुद से कि वो एक मजबूर का फायदा उठा गया। कितना खुदगर्ज था वो। उसे याद आया जब उषा उसके पास लोन मांगने आई थी, मगर उसने उसकी कीमत लगा दी। बजाय उसके वो उसकी इतनी बड़ी रकम लोन मांगने की वजह पूछता, खुद से उसकी हेल्प करता, मगर उसने तो बिना वजह जाने बगैर अपनी शर्त आगे रख दी। वो भी इतनी मजबूर थी कि किसी की जान बचाने के लिए खुद को उसके आगे बिछा दिया। वो जो अब तक बुशरा को खुदगर्ज समझ रहा था, मगर उसकी हकीकत सामने आने के बाद उसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। अगर ऐसे में उसे डिवोर्स दे देगा तो वो और ज्यादती होंगी, मगर वो तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। और रहेंगी भी कैसे? आज तक उस पर अपनी मर्जी चलाई है। कभी उसके दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की। वो किस कदर मजबूर थी, ये 1.5 साल उसने मजबूरी में ही गुजारे थे। फिर उसे कैसे मोहब्बत होती उससे। किस कदर नाइंसाफी हुई बुशरा के साथ। वो बुशरा को अपना लेगा, सबके सामने मुतारुफ करवाएगा, उसके हर दुख का मदावा करेगा जो उसकी वजह से उसे पहुंचे। जानता है वो ज़ैबा को एक बार फिर धोखा दे जाएगा। अभी कल ही तो उसे यकीन दिलाया था कि अब सिर्फ उसी का है। शायद ये वक्त ही ऐसा है, ना चाहते हुए भी दगाबाजी कर रहा है। 1 हफ्ता हो गया था सलीम के इंतकाल को और बुशरा घर ही रही। उसे अनुषा को संभालना था जो बहुत दिल लगा कर बैठी थी सलीम की यादों को। सारे काम नॉर्मल रूटीन पे आ रहे थे। आने जाने वालों का रश अब खत्म हो चुका था। आप ही आप जाए, अब सो जाए और संभाले खुद को। बच्चों की खातिर तो जीना है ना। ऐसा करेंगी इन मासूम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों की तरफ देखा जो सो रहे थे। अच्छा मैं चलती हूँ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है, बहुत दिन हो गए नहीं गई। बुशरा तसल्ली देते उठने लगी थी। बुशरा की आवाज पे रुक गई। मत जाओ, अब जरूरत नहीं रही। बहुत ले लिया तुम्हारा इम्तिहान। अब तुम्हारी जल्द ही शादी करके रुखसत कर दूंगी।
नाहंजार सी कैफियत में बोली थी। उसे एक हफ्ते में कमजोर सी नजर आने लगी थी। आपी मुझे नहीं करनी कोई शादी, प्लीज अब दोबारा इस टॉपिक को कोई बात नहीं करनी। आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हो। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा शादी के नाम पे। जैसे कोई चोरी ना पकड़ ली जाए। जल्दी से वो उससे उस कमरे से निकल आई। आज भी वो ऑफिस नहीं आई थी और हिम्मत भी नहीं थी उसे कॉल करने की। समझ नहीं आ रहा था उसके घर जाए कि ना जाए। पता नहीं उसके घर वालों क्या रिएक्शन देंगे उसे देखकर। पता नहीं वो उसके बारे में जानते भी होंगे कि नहीं। बुशरा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसका सर बुरी तरह चकराया। पास खड़ी अनुषा ने उसे सहारा दिया। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, ऐसे ही चक्कर आ गए थे, उसने बहाना बनाया। उसका सर अभी भी घूम रहा था। वो बैठ गई कुर्सी पे। तुम रहने दो, आज जाने के लिए घर ही रहो। ठीक नहीं लग रहा, सारे मेहमान तुम अकेली ही नहीं संभाल। इतनी भाग दौड़ कर रही हो इतने दिनों से। खाती पीती भी तो नहीं हो ठीक से। नहीं आपी, मैं ठीक हूँ। ऑफिस से कितनी छुट्टियां कर ली है, रहने दो तुम उन्हें भी। पता है एक बार भी कोई कॉल नहीं की ऑफिस वालों ने। एक दो दिन और रेस्ट कर लो, अनुषा ने उसे सख्ती से कहा। तो वो रुक गई। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। एक दो कदम चली थी कि फिर से सर बुरी तरह चकरा गया। इस बार संभल ना पाई कि वहीं बैठ गई। अम्मा, अम्मा, अनुषा ने अम्मा को आवाज लगाई। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह सर खा लिया? अम्मा उकताई हुई से आई। अम्मा, बुशरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसे पास वाले क्लिनिक ले चलते हैं, अनुषा ने कहा। तो बुशरा ने टालना चाहा। रहने दो आपी, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो रहने दे, अम्मा ने कहा। अम्मा ले चलते, कमजोरी बहुत हो रही है, अगर बीमार पड़ गई तो। अनुषा ने कहा तो अम्मा तैयार हो गई ले जाने के लिए। चलो फिर तुम घर ही रहो, मैं चलती हूँ साथ में। कुछ नहीं होता। बुशरा की हालत तो देखे कि कैसे संभालेंगी उसे आप भी तो वैसे ही है, चला कहाँ जाता है सही से। मैं भी चादर ले आती हूँ, अनुषा कहते कमरे में चली गई। मगर बुशरा के तो रंग उड़े थे। सर मजीद भारी हो गया। अनुषा जो उसकी चलने ही नहीं दे रही थी, थोड़ी देर में क्लिनिक पे बैठी थी। बुशरा के तो हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। लेडी डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप के बाद अम्मा और अनुषा के तो होश ही उड़ा दिए थे। बुशरा तो बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह बैठी थी कि एक्सपेक्ट कर रही है। डॉक्टर ने कहा तो अनुषा के रंग उड़े थे, मगर अम्मा के सर से गुजर गई। क्या कह रही हो बीवी? आसान लफ्ज अल्फाज में कहो, अम्मा बोली। ये माँ बनने वाली और ऐसी हालत में वीकनेस होती हो ही जाती है। इन्हें केयर की बहुत जरूरत है, डॉक्टर ने कहा तो अम्मा की आंखें फटी ही रह गई। क्या? जी, इन्हें हैरान होते डॉक्टर ने मुस्कुराहट से कहा, ये आपकी बहू है, उनके शौहर से कहे कि इनका बहुत ख्याल रखे। 3 माह की प्रेगनेंसी है। अनुषा और अम्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर के सामने दोनों कुछ नहीं बोली, खामोश रही। खामोशी से घर आ गई बुशरा को ली। अब बुशरा मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। अब सच बताने का वक्त आ चुका था। लो और करवाओ नौकरी। या मोहतरमा बाहर मुल्क गई थी नौकरी के लिए। और रौब कैसे जमाती थी? मुझे तो पहले ही कोई चक्कर लग रहा था, अचानक क्यों भाग आई है। मगर यहाँ तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। शुक्र है सलीम पहले ही मर गया। वो बहन कहते थकता नहीं था। वो जिंदा होता तो जमीन में धंस जाता। ये सब सुनकर, अनुषा कैसी तरबियत की है इसकी तुमने? सारा मान खाक में मिला दिया इसने। शुक्र है वो डॉक्टर जान पहचान की नहीं थी, वरना क्या बताते कुंवारी माँ है। अम्मा तो बुशरा को बात करने का पहले ही कोई हाथ से मौका जाने नहीं देती थी। ये अल्फाज नहीं, कोई तीर की तरह लग रहे थे बुशरा को। अनुषा तो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी और बुशरा से बोली, ये क्या कर दिया तुमने बुशरा? ये सिला दिया है तुमने हमारे एतबार का। बुशरा की अब बस हुई। क्या सिला दिया? बुशरा तो हत्थे से ही उखड़ गई और जोरदार आवाज में बोली, मुझसे पूछ रही हो सिला क्या दिया मुझसे? वो भरपूर चिल्लाई थी, इतना कि उसका गला बैठ गया। आज से पहले वो कभी इतने जलाल में नहीं आई थी। और अनुषा के सामने ऊंचा बोलना तो दूर की बात। अनुषा और अम्मा तो एक दूसरे को देखती रह गई। उसे क्या हो गया? क्या सिला दिया है अभी मैंने? ये जो बच्चा है हलाल का है, बाप है इसका, मेरा शौहर है। ये जो 20 लाख मिले थे, ये जो अय्याशिया 2 साल की है, ये आलीशान बिल्डिंग मिली है, ये इस सब की कीमत चुकाई मैंने, बेचा है मैंने खुद को तुम लोगों के लिए। वो चिल्ला कर बोली थी।
अपने बॉस को बच्चा पैदा करके दिया है, दूसरा भी उसी का ही है। बताया था ना, वो शादीशुदा है, उसकी औलाद नहीं थी। हर महीना तनख्वाह लिए उसके बिस्तर पे सोने की। दूसरी शादी खुफिया तौर पे की थी उसने मुझसे। अपनी कोख का सौदा किया मैंने उसके साथ, आप सब लोगों के लिए। अपना आप मार दिया मैंने। मेरी रूह तो कब की बिन मांगे मौत मर चुकी है। बस जिंदा लाश हूँ सब जगह में, सब जग सामने। अपना मुंह हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी थी। अम्मा और अनुषा बेयकीनी सी कैफियत में एक दूसरे को देखा इतना बड़ा इंकशाफ पे। तुम मुझे बता तो देती एक बार बुशरा, मैं तुम्हें कदम कभी उठाने ना देती। अनुषा की आंखें भीग गई थी अपनी बहन के लिए इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी पे। तुमने ये सौदा कर कैसे लिया? कहाँ से पैदा किया ये जिगरा? मेरे बच्चे के लिए अपना आप दांव पे लगा लिया। अम्मा ने उसके पास आते कहा, उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। बुशरा भी उनके गले लग कर रोने लगी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, मगर मैं फिर भी सलीम भाई की जान ना बचा सकी, सिसक कर बोली थी बुशरा। अनुषा को देखते कहा, जो आंसू बहा रही थी अपनी बेबसी पे। बस सलीम, इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाया था, मगर तुम दोनों भी मेरी बच्चियां हो। अकेला मत समझना खुद को। अम्मा ने दोनों के सरों पे हाथ रखते कहा था, तो वो दोनों उसके गले लग कर रो दी थी। दादी जान के साथ खेले थे, इन दोनों की अब बनने लग गई थी। दादी, आबान साहब का फोन आ रहा है। शकुन ने दादी को मोबाइल ला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसे हैं आप? आबान ने फौरन से कहा। वालेकुम अस्सलाम, फिलहाल तो ठीक हूँ, रूखा सा अंदाज था। फिलहाल क्यों? आप हमेशा ठीक रहे। हाँ, मगर तुम लोगों ने कहाँ रहने देना है ठीक, तंजिया कहा। दादी, अब क्या हो गया? बस अब बारान की जान छोड़ दी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। तेरा ही फायदा सोच रहा तुम हो के पहाड़ से नीचे ही नहीं उतर रहे हो। नाराजगी से कहा था दादी ने। कैसा फायदा सोच रहे हैं? शादी का बोल रहा हूँ, सब पता होता है, जान कर अनजान बन जाते हो। सख्त हुआ था लहजा। आप हुक्म करे दादी, निहायत मोहब्बाना अंदाज था। अच्छा जी, फिर से टरका रहे हो? इस बार सीरियस हूँ, सुकून भरे अंदाज में कहा था। आपका हुक्म सर, आंखों पर। ओ, तो लगता है कोई नजर में आ ही गई। दादी ने छेड़ के कहा तो वो हंस दिया। कहाँ रहती है? यहाँ के वहां, दादी खुशी से बोले थे। पता बताना मुझे, आज ही जाता हूँ रिश्ता लेकर। बस बस दादी, सब्र कर ले थोड़ा, अभी भी क्या जल्दी है? ओ, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, बस लगता है आपकी बात मान लेनी चाहिए। वो किसी को सामने नजर में रखते सोचता हुआ बोला। मैं तुम्हारा दादा हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ तुम दोनों की। ऐसे तो नहीं काया पलट गई? तुम्हारी आवाज खनक रही है आज। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, दादी बोले। हाँ हाँ हाँ, दादी आप भी ना, कैसी काया पलट गई? जब नहीं मानता था तब भी नहीं छोड़ते, जब हाँ बोल रहा हूँ तब भी नहीं मान रहे। वो उनकी बात को मजाक में उड़ा गया, जबकि वो अपनी कैफियत से खुद नावाकिफ था। चलिए ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इससे पहले कि वो सच उगलवा ना दे, वो उसने बहुत कॉल काट ली। क्या अब्बान साहब को लड़की पसंद आ गया है? पास खड़ा शकूर बहुत गौर से सुन रहा था दादी की गुफ्तगू। हाँ, मगर मान नहीं रहा। कह रहा है आपकी बात मान रहा, वो हंसते हुए बताते हुए बोले। आज मुझे लगा कि ये वही पुराना आबान है, बात बात पे हंस रहा था, जैसे उसकी पुरानी आदत होती थी, हर बात पे हंसता था। बस मेरे बच्चे की खुशी को अब कोई नजर ना लगे, वो दिल से दुआ देते हैं। आबान को तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे दादी की बात को मान गया। उसका दिल चाहा, उसने हाँ बोल दिया। उसके दिल के हालात तो जैसे बदल से गए थे। पहले तो दुनिया की हर चीज से उसका दिल बेजार हो चुका था, मगर अब सब कुछ अच्छा लगने लगा था। मगर शायद अब उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी। बारान हिम्मत करता आज बुशरा के घर चला ही गया था, आज जैसे इतराफे जुर्म करना हो। जी, मैं बारान अहवान हूँ, बुशरा का बॉस हूँ और उसका शौहर भी। आखिरी बात करता सर झुका गया। अम्मा और अनुषा उसके सामने बैठी थी। अनुषा दुपट्टा से चेहरे को छुपाए बैठी थी बारान के सामने। अम्मा और अनुषा के तासरात नहीं बदले थे, दोनों पहले से ही जानती थी क्या चाहते हो अब।
अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, जी मैं अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके साथ किया था उसे खत्म करके बाकायदा अपनी बीवी का ऐलान करना चाहता हूँ। मानता हूँ जो किया गलत किया है, मैं शर्मिंदा हूँ। वो शर्मिंदगी से बोल रहा था बुशरा, और दरवाजे की ओर से सब सुन रही थी। अब आपकी शर्मिंदगी का क्या फायदा? आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था। जब एक इंसान की कीमत लगा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, अब किस मुंह से आए उसे लेने? आपने तो तमाशा बना दिया उसका। एक तो उसे छुपकर शादी की, फिर उसे बच्चा भी अलग कर दिया। अनुषा उसे आईना दिखाते बोली थी। उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था इस वक्त। जी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे वाकई नहीं मालूम था वो किस कदर मजबूर होंगी, और मैंने अपना फायदा उठाया। वो सर झुकाए बोला, जैसे कोई मुजरिम हो। तुम आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे बगैर कोई भी कदम उठा लेते हो, ये जाने बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। सॉरी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। शादी तो उम्र भर का साथ निभाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और तुम जैसे लोगों ने शादी को खेल समझ रखा है। इस तरह की शादियां साल के लिए, 2 साल, 6 महीना, एक दिन, ये काम गलत है। इस तरह तो कोटे वालियां हर रात का कॉन्ट्रैक्ट करती है। फिर वो तो सही हुआ। फिर अम्मा ने बड़ी दानाई से बात की। बारात वाकई में शर्मिंदा हुआ। वाकई नादानिस्ता तौर पे वो कितनी बड़ी गलती कर गया था। तुम दोनों की इस नादानी में 2 मासूम पीस गए। तुम्हारे पास है और एक इसके पास है। अम्मा ने कहा तो बारात ने सर उठाकर माँ की तरफ देखा। उनकी बात समझने की कोशिश करने लगा। बुशरा फिर से माँ बनने वाली है। अम्मा ने ज्यादा पहली ना बुझा या साफ बता दिया। क्या? वो हैरत और खुशी से बोला था। अम्मा, अनुषा ने अम्मा को टोकते कहा, क्या अभी क्या जरूरत थी बताने की? वाकई में माँ जी, मैं अपनी तमाम तर गलतियों की माफी मांगता हूँ। बुशरा से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप उसे मेरे साथ भेज दे। वो इल्तिजा करते हुए बोला, जी नहीं, मैं किसी सूरत भी नहीं जाऊंगी इनके साथ। क्यों आए हैं अब आप? ये पहले मालूम करने की कोशिश नहीं की कि मैं क्यों राजी हो गई थी शादी के लिए? अब जब पता चल गया तो आगे माफी मांगने के लिए? पहले इतना दिल दुखाते रहे तब नहीं मालूम था आपको? वो गुस्से से उसके सामने आते वो बोली। बारान तो उसे देखता रह गया। बुशरा, तुम अंदर जाओ, मैं कर रही हूँ ना बात। अनुषा, इसे लेकर जाओ। अम्मा जरा सख्त लहजे में बोली। अनुषा बुशरा को लिए चल दी। बेटा, तुम्हारा कोई बड़ा है? अम्मा बारान से मुखातिब हुई। जी मेरे दादाजी है बस। बारान ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें लेकर ले आओ। अपनी बच्ची को इज्जत से रुखसत करूंगी तुम्हारे साथ। अम्मा ने संजीदा लहजे में फैसला सुनाया। जी ठीक है, वो कहते चला गया। अम्मा, ये क्या किया आपने? बुशरा नहीं रहना चाहती उसके साथ, खत्म कर देती सारा मामला, मगर आपने तो उल्टा ही काम कर दिया। अनुषा को माँ के सामने आते बोली। मैंने ठीक किया अनुषा, हम दोनों के सरों के साई नहीं रहे। हमने तो ऐसे ही रहना है, मजबूरी है हमारी, मगर इस बेचारी को भी अपने साथ मिला लेंगे। इसे भी अकेला कर दे इसी तरह, अपनी तरह। इससे बेहतर नहीं कि वो अपनी घरवाली हो जाए, लोगों की बातों से बच जाए। जो उसे देख के लोग करेंगे, वो जो अभी इस दुनिया में नहीं आया भी नहीं, वो उसके लिए तोहमत बन जाएगा। क्या जवाब देंगे लोगों को? किस किस को सच का यकीन दिलाएंगे? इससे अच्छा है इसे रुखसत कर दे, हमारा भी भरम कायम रह जाएगा। और लड़के में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा खाते पीते घर का है। अम्मा, आपकी बात ठीक है, मगर बुशरा नहीं मानेंगी। वो पहले से शादीशुदा भी है। इसकी पहली बीवी बुशरा को नहीं टिकने देंगी। अनुषा ने कहा, हाँ जानती हूँ, इसलिए कहा कि उसे के बड़े किसी बड़े को साथ लेके आए। किसी बड़े की सरपरस्ती में रुखसत करूंगी तो हौसला रहेगा। और तुम ये बात बुशरा को भी समझा दो। जिद ना करो, इसमें इसकी भलाई। अम्मा दो टुक बात कहती अनुषा खामोश रही। मुझे नहीं रहना बारान के साथ। आप ही प्लीज, आप अम्मा को समझाएं। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। बुशरा, तुम जिद मत करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अनुषा ने उसे समझाते कहा। नहीं बेहतर है मेरे लिए, वो बहुत ही खुदगर्ज शख्स है। उसे नहीं परवाह, वो जो भी सोचता है बस अपने लिए सोचता है। तुम प्लीज अम्मा को मना कर दो, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मैं पहले ही तलाक का मुतालबा कर चुकी हूँ उससे। ऐसा करना पड़ता अपने लिए, ना सही अपने होने वाले बच्चे के लिए। सोचो क्या जवाब देंगी लोगों को कि किसका वजूद लिए फिर रही हो अपने साथ। कौन यकीन करेगा तुम्हारा?
मत तंग करो खुद को और हमें खुदा भी। का वास्ता मत दो मजीद अजियत हमें, पहले जो हम जो करते रहे उसका खामियाजा है। सलीम फिर भी नहीं रही तुम्हारी इस अजीम कुर्बानी के बाद, अब मजीद बोझ मत बढ़ाओ हम पे अपने एहसानों का, हम पे। अनुषा उसके आगे बेबस होते कहा। बुशरा खामोशी से आंसू बहाने लगी थी। बुशरा प्लीज अपना घर बसा लो ना, खुद पर जुल्म को तुम्हारा शौहर खुद लेने आया है। तुम्हें कितना खुश हुआ है तुम्हारी दोबारा प्रेगनेंसी का सुनकर। अब तो देखना वो अपने दादाजी को तुम्हारे पास लेके ही आएगा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। देखना तुम्हारे सारे खदशात दूर हो जाएंगे। वो बेड पर उसके करीब बैठते उसे समझाते हुए बोली। बुशरा ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या बनेगा आप लोगों को, कैसे चलाऊंगी घर का खर्चा इस हालत में। बुशरा फिक्रमंद हुई उसके लिए। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा, तुम बस अपना घर बसाओ, अनुषा कहते चली गई। बुशरा का कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। उसका फैसला अटल हो गया था। वो अपनी बेबसी पे आंसू बहाने लगी। क्या बुशरा राजी हो जाएंगी बहरान के साथ जाने के लिए, या कुछ और ही फैसला होगा उस जिंदगी का। मिलते हैं देख अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।